इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे कि क्लासिक्स को अगर हमें समझना है तो एक प्रॉब्लम आती है हर्मेनेutiक्स की। इसको दूर करने के लिए दो अप्रोचेस सजेस्ट करी जाती हैं, एक होती है टेक्सचुअल अप्रोच और दूसरी होती है कंटेक्सचुअल अप्रोच। तो दोनों अप्रोचेस के बारे में एक बारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सचुअल अप्रोच की। आगे बढ़ने से पहले एक बारी तोड़कर देखते हैं वर्ड्स को। टेक्सचुअल अप्रोच यानी कि हम लोग राइटर के उस जमाने के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या फिर आप बोल लो पॉलिटिकल थिंकर, उसके टेक्स्ट पर फोकस कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों का मेजर फोकस जो है उसके वर्क और उसके अकाउंट या फिर आप कहो उसकी बुक के ऊपर है कि उसने लिखा क्या। ठीक है। तो टेक्सचुअल अप्रोच क्या है हर्मेनेutiक्स को समझने की। ठीक है, हर्मेनेutiक्स का मतलब क्या है कि एक तरीके से लॉक है ना। हमें इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, इस ताले को हमें तोड़ना है। ठीक है, ये ताला आया क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है। किस चीज को? ये ताला है क्या? ये ताला है क्लासिक्स। ठीक है, क्लासिक्स को हमें तोड़ना है। तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क जो हमारा सर दर्द हो रहा है कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है, वो है हर्मेनेutiक्स। तो उसकी अप्रोच है पहला, उसके लिए एक दवाई है टेक्सचुअल अप्रोच। अब टेक्सचुअल अप्रोच क्या बोलती है, देखते हैं। टेक्सचुअल अप्रोच एग्जाम्प्लीफाइज कि किस तरीके से हम लोग हर्मेनेutiक्स को अप्लाई कर सकते हैं क्लासिक्स की इंटरप्रिटेशन के लिए। ये अप्रोच एक बिलीफ के ऊपर बेसिस है, एक बेस्ड है सॉरी, कि जो क्लासिक्स के जो टेक्स्ट है ना, उसी के अंदर पूरी की पूरी सच्चाई छुपी है। कहने का मतलब ये है, जो इस अप्रोच के ऊपर बिलीव करते हैं वो पॉलिटिकल थिंकर्स, वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स, जो कि ये मानते हैं कि टेक्सचुअल अप्रोच की वजह से आप क्लासिक्स को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो वो ये मानते हैं क्लासिक्स के जो टेक्स्ट है ना, उसी के अंदर पूरी की पूरी सच्चाई छुपी हुई है। दे कंटेन ऑल द एटर्नल ट्रूथ। 100% सच्चाई सिर्फ टेक्स्ट में ही है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अप्रोच का नाम ही है टेक्सचुअल अप्रोच। एग्जाम्पल, अगर कोई इस अप्रोच को मानने वाला होगा ना टेक्सचुअल अप्रोच को, तो वो ऐसी बात कहेगा कि जो प्लेटो का जो काम है, जो उसकी बुक है, जो उसका वर्क है, अकाउंट है द रिपब्लिक, इस बुक द रिपब्लिक के अंदर ही पूरी की पूरी सच्चाई छुपी है, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेक्सचुअल अप्रोच इस बात को भी इंप्लाई करती है दैट हमें ना उन क्लासिक्स के टेक्स्ट की लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए, क्लासिकल टेक्स्ट के लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए, ताकि जब हम लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, उसको बारीकी से समझेंगे, तो उसका रियल और हिडन मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा टेक्सचुअल अप्रोच का कहना है, याद रखना। दूसरी अप्रोच भी देखेंगे कंटेक्चुअल अप्रोच क्या बोलती है। ठीक है, तो आप क्या इस बात को मानते हो क्या कि सिर्फ अगर हम लोग टेक्स्ट पे फोकस करें, टेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें, तो क्या हमें इतना करने से क्या उसका रियल और हिडन मीनिंग समझ में आ जाएगा किसी भी टेक्स्ट का? बताओ जरा, आ जाएगा? आ, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। आ भी सकता, ये नहीं 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 बोलना, ठीक है? क्योंकि अगर ये क्या मतलब क्या कहते हैं, हिडन मीनिंग तो निकाला ही होगा ना किसी ना किसी ने, तभी तो ये चीज़ होती है। याद रखना, यूपीएससी के अंदर मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हाँ या ना नहीं होता, मतलब इट इज़ अ वे आउट, कि ये अप्रोच हर जगह काम नहीं करती। इस वजह से दूसरी अप्रोच फिर आती है कंटेक्चुअल अप्रोच। लेकिन टेक्स्ट को अगर ध्यान से अगर कोई आराम से समझ ले तो उसको बात समझ में आ सकती है। टेक्सचुअल अप्रोच मतलब क्या? जैसे आपको कोई चीज़ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको नहीं समझा जा सकता। आप इंग्लिश सीख कर उस पैराग्राफ के एक एक मीनिंग को तोड़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये चीज़ कहना चाह रहा है। फिर आप उसे आराम से किसी को भी हिंदी में नहीं समझा सकते क्या? बताओ ज़रा, समझा सकते हो ना? ये चीज़ है। तो टेक्सचुअल अप्रोच भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्लेटो के द रिपब्लिक को पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए, टेक्सचुअल अप्रोच वालों का मानना है, ठीक है, हमारा फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए कि प्लेटो का मैसेज क्या है, प्लेटो की लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, ताकि हम प्लेटो के द रिपब्लिक में जो प्लेटो ने बातें कही, उसके रियल मीनिंग को इंटरप्रेट कर पाए। ये ऐसा टेक्सचुअल अप्रोच वालों का कहना है। ठीक है, टेक्सचुअल अप्रोच इस बात के ऊपर स्ट्रेस रखता है, एक पॉइंट के ऊपर, कि हमें ना राइटर के
लॉजिक के ऊपर फोकस करना चाहिए जब हम उस पर्टिकुलर उसके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को जब इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हमें राइटर के किस पे फोकस करना चाहिए? हमें राइटर के टेक्स्ट के लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम उसके द्वारा लिखे गए उस क्लासिकल टेक्स्ट या वर्क को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें, या फिर किसी के भी कोई भी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हो जिसको आप स्टडी करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो हमें उसके लॉजिक को समझना चाहिए। ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं मैं समराइज कर रहा हूँ। लॉजिक को, हिडन मीनिंग या फिर हिडन वर्ड्स को, जो कि कैसे पता लगेंगे? जब हम उसके टेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे। टेक्स्ट कैसे पता लगेगा? जब हम लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे। लैंग्वेज पे फोकस करने के बाद करना क्या है? लॉजिक के ऊपर फोकस करना है। लॉजिक के ऊपर फोकस करने से होगा क्या? उसका हिडन मीनिंग और वर्ड समझ में आएगा। ये कह रहा है घुमा फिरा कर एक ही बात। ठीक है, तो टेक्सचुअल अप्रोच वाले ये मानते हैं कि हमारा कोर फोकस होना चाहिए ऑन अंडरस्टैंडिंग द रियल एंड हिडन मीनिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट। क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि सारी की सारी सच्चाई जो है वो टेक्स्ट में छुपी है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उस पॉलिटिकल फिलोसफर थिंकर ने चाहे भले ही वो चीज एंशियंट टाइम में लिखी थी, चाहे भले ही वो टेक्स्ट जो है वो क्लासिक टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी आप आराम से अगर उसको बिटवीन द लाइंस रीड करो, जैसे अलंकृता बोला जाता है ना कि कोई भी बुक जैसे रीड कर रहे हैं तो बार बार अगर उसको रीड करोगे कोई ना कोई नई चीज मिल ही आती है हर बार मल्टीपल रीडिंग्स में। बिटवीन द लाइंस अगर हम रीड करते हैं तो आप बिटवीन द लाइंस उसको रीड करो तो आपको उसका रियल और हिडन मीनिंग जो है, हिडन और रियल मीनिंग जो है वो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर प्लेटो का एक शिष्य था एरिस्टोटल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। एरिस्टोटल ने एक बार एक स्टेटमेंट बोली। एरिस्टोटल कहता है स्टेट इज प्रायर टू मैन, यानी कि राज्य जो है वो पहले आता है एज कंपेयर टू इंसान। अब यहां पर इसका मतलब ये क्रोनोलॉजी से नहीं है एरिस्टोटल का। देखो, वही वाली बात है ना कि बिटवीन द लाइंस हमें पढ़ना पड़ेगा तभी हमें उसका रियल और हिडन मीनिंग समझ में आएगा। टेक्सचुअल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इस लाइन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट दी, स्टेट इज प्रायर टू मैन, राज्य जो है वो इंसान से पहले आता है। यहां पर एरिस्टोटल क्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रहा कि दुनिया में पहले जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो पहले स्टेट आया, उसके बाद मानव का जन्म हुआ। ये नहीं कह रहा है एरिस्टोटल इस लाइन से। ठीक है, कि दैट इनिशियली स्टेट वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड देन मैन टुक बर्थ, ये नहीं कह रहा है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का मतलब, क्योंकि यहां से एरिस्टोटल इज नॉट एट ऑल रेफरिंग टू क्रोनोलॉजी। ठीक है, वो टाइमलाइन नहीं बता रहा है। एरिस्टोटल का ये लाइन बोलकर के स्टेट इज प्रायर टू मैन, उसका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इस बात के ऊपर है कि जो स्टेट है ना, जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, जो देश है, वो होल है। गवर्नमेंट नहीं बोलना चाहिए, सॉरी मुझे, जो देश है वो होल है, वो कंप्लीट है। और मैन जो है ना, जो इंसान है, वो सिर्फ उस होल का छोटा सा एक पार्ट है। इन अदर वर्ड्स, मैन की अपने आप में कोई रेलेवेंस नहीं है। मैन की कोई रेलेवेंस नहीं अपने आप में। ठीक है, यानी कि पार्ट की कोई रेलेवेंस नहीं है। इंसान अगर स्टेट, नेशन स्टेट से बिलोंग नहीं करता तो वो, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, अपने इस आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए एरिस्टोटल एक एनालॉजी देता है। एनालॉजी आप समझते हो ना क्या होता है? कि हमें समझना है किसी एक चीज को एबीसी, एबीसी चीज को समझने के लिए हम लोग सहारा ले रहे हैं एक्स वाई जेड का एज एन एग्जाम्पल। इसको एनालॉजी कहते हैं। समझ गए? मतलब मान लो मुझे आपको कोई बात समझानी है और आपकी मम्मा ने बोला है कि उससे बेटा डायरेक्टली ये वाली चीज मत कहना, वो उसको लगेगा कि मैंने आपके कान भरे हैं, वो चीज समझ जाएगी ये। तो मैंने आपको कुछ और चीज समझाई ताकि आप वो चीज ऑटोमेटिकली समझ जाओ जो आपकी मम्मा आपको समझाना चाहती थी, जो चीज उन्होंने मुझे समझाने को बोली। लेकिन उन्होंने बोला कि दिपांग तुम लैंग्वेज कुछ और यूज करना, अगर ये वाली लैंग्वेज डिट्टो उसको बोल दोगे ना तो उसको पक्का लगेगा कि मैंने ही आपको बोला है बोलने के लिए। एनालिजी का मतलब समझ में आया ना? क्या यहाँ पे वर्ड का, ये वर्ड का मतलब समझ में आया ना? पहले मुझे बताओ, है ना? बोलो। तो यहाँ पर
एरिस्टोटल बोल क्या रहा है, हमें समझाना क्या चाहता है यहाँ पर, मतलब मैंने कहा ना एबीसी को समझने के लिए एक्स वाई जेड का इस्तेमाल करा जाता है। देखो, एरिस्टोटल के लिए एबीसी मतलब जो हमें वो एक्चुअल में बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि स्टेट इज प्रायर टू मैन, ये बोलना चाह रहा है। अब इसको समझे कैसे हम लोग, तो इस एरिस्टोटल एक एग्जांपल दे रहा है हमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में। क्या बोलेगा वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, उसने दो चीजों के एग्जांपल लिए हैं। कहता है आप मान लो एक तरफ है हाथ और एक तरफ है शरीर, बॉडी और हेड, ठीक है। अब देखना एरिस्टोटल क्या आर्ग्यू करेगा। बच्चों वाली चीज है लेकिन समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें यार आईएएस बनना है तो हमें पढ़नी पड़ेंगी ये सब चीजें, ठीक है। एंड पीएसआईआर इज द बेस्ट जुआ विच यू कैन प्ले इन यूपीएससी, ठीक है। एरिस्टोटल आर्ग्यू करता है कि हाथ जो है या फिर आपकी बॉडी का कोई भी दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, उसकी अपने आप में कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी अपने आप में कोई रेलेवेंस नहीं है। एक इंसान है, बना देते हैं, ये एक इंसान है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ और सिर्फ इसके हाथों को अलग करके मैं आपको प्रेजेंट कर दूं, तो क्या इन हाथों की कोई रेलेवेंस है? मान लो आशिमा, यू लव समवन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा लेकिन मेरे हाथ रख लो, ये हो जाएंगे तुम्हारे। कोई रेलेवेंस है इसकी? नहीं ना। प्यार किससे करा था? इंसान से। इंसान से। उसके हाथ थोड़ी ना चाहिए थे। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं शादी के टाइम पे कि तुम मम्मी से मेरा हाथ मांग लो? तो हाथ के साथ बॉडी में तो आएगी। हाथ के साथ बॉडी भी आएगी, वेरी गुड, है ना। और पीएसआईआर पढ़ रहे हैं हम लोग, लव स्टोरी नहीं बना रहे, सो मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हाथ की कोई रेलेवेंस नहीं होती अपने आप में, ठीक है, ऐसा एरिस्टोटल का ये कहना है। हाथ हो कोई भी ऑर्गन हो बॉडी का, वो सारे के सारे तब रेलेवेंट लगते हैं, दे ऑल अपीयर टू बी रेलेवेंट ओनली व्हेन दे आर अटैच्ड और आर पार्ट ऑफ द बॉडी। तब जाके वो हाथ, वो आंखें या कोई भी आपका ऑर्गन है तब उसकी रेलेवेंस है, ठीक है। तो हैंड या दूसरे ऑर्गन दे आर जस्ट पार्ट, लेकिन बॉडी जो है दैट इज होल। बॉडी ना हो ना तो पार्ट की अलग से कोई रेलेवेंस नहीं है, यानी कि हाथ की कोई रेलेवेंस नहीं है। अब आप देख लो, एरिस्टोटल स्टेट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कह रहा है इंसान की अपने आप में कोई औकात नहीं है अगर उसके पास रहने के लिए नेशन स्टेट ना हो। मानते हो इस चीज को, हाँ या ना? और मुझे एक बारी जरा थोड़ा सा वो दो, लॉजिक दो जरा इसके पीछे, अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों नहीं। क्या एरिस्टोटल सही कह रहा है? क्या एरिस्टोटल सही कह रहा है कि ये वाली बात जो कह रहा है कि मैन इज जस्ट अ पार्ट एंड स्टेट एज अ होल, मैन की अपने आप में कोई रेलेवेंस नहीं है, इंसान की अपने आप में कोई औकात नहीं है, उसकी औकात सिर्फ और सिर्फ देश की वजह से है, क्या सही है ये वाली बात? ये तो उस टाइम की सिचुएशन कैसी हुई उस वेरी पर गुड, डिपेंड करता है। वेरी गुड। ये उस जमाने की सरकमस्टांस और कंटेक्स्ट हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें देखना पड़ेगा जब हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे कि उसकी बात कितनी सही है कितनी गलत है। अभी के लिए मान लेते हैं कि उसने जो भी कहा वो सही कहा, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं जो भी उसने कहा सही कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना। एक बात बताओ मुझे, और उसको गलत देखो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा अपने दिमाग को दोनों साइड के लिए आप ओपन रखना, ठीक है, कि आप फॉर में भी बोल पाओ और अगेंस्ट में भी बोल पाओ, ठीक है। देखो यार, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, इंसान अगर ना हो और सिर्फ स्टेट हो, आशिमा, आपको स्टेट की कोई औकात रह गई है खुद की, जो कि स्टेट ये क्लेम कर रहा था कि मैन की औकात मेरी वजह से है? इंसान ही नहीं है उसमें कोई भी बात हो। ये और रियल एग्जांपल दे देता हूं, एंटार्क्टिका मान लेते हैं, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, कोई रहता है वहां पर क्या बताओ? अपने आप में कोई रेलेवेंस है? एंटार्क्टिका को कुछ हो जाए तो कुछ किसी के इमोशन रिफ्लेक्ट या कुछ भी, हाँ मैं जानता हूँ इकोलॉजिकल और वो सब होगा।
एंटार्क्टिका को कुछ हो जाए तो मानव सभ्यता को ज्यादा फर्क पड़ेगा, या फिर पूरे के पूरे एशिया के ऊपर कल को कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए तब इंसान को ज्यादा फर्क पड़ेगा? है ना? तो मुझे बताओ, अब ये वाली चीज क्या जस्टिफाई करी जा सकती है कि स्टेट की अपने आप में कोई रेलेवेंस है क्या? बताओ, अगर मैं नहीं ना हूं, अर्थ की कोई रेलेवेंस है ह्यूमन बीइंग के बिना? सोसाइटी नहीं रहेगी। वेरी गुड। अर्थ की कोई रेलेवेंस है क्या ह्यूमन बीइंग्स के बिना? अर्थ अपने आप में कुछ है क्या इंसानों के बिना? नहीं है। लेकिन हम अभी के लिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, वो ये ऐसा एक चीज बोल रहा है, हमें पॉइंट टू पॉइंट उन पे जाना भी है। मतलब मैं आपको ना एक आंसर राइटिंग का एक तरीका बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट इनकी बात माननी भी है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टेल वर्ड जानते हो हर एक क्वेश्चन के पीछे, क्रिटिकली एनालाइज। जानते हो ना, क्रिटिकली एग्जामिन या फिर क्रिटिकली एनालाइज। तब हमें ऐसी चीजें ध्यान देनी है, ठीक है? टेक्सचुअल अप्रोच इस बात के ऊपर आर्ग्यू करता है, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि क्लासिक्स के अंदर ही सारी की सारी सच्चाई छुपी हुई है, और ये जो टेक्स्ट हैं इस तरीके के, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कि ये ओकेजनली एवं ही लिखे गए हैं। ठीक है, ये एवं ही नहीं लिखे गए हैं, इनका एक डीप मीनिंग है जो कि हमें समझना पड़ेगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द लेंस ऑफ जिस ऑथर ने, जिस थिंकर ने इसको लिखा, उनके एक्सपीरियंसेस की नज़रों से देखना पड़ेगा हमें। जो चश्मा लगाना पड़ेगा ना हमें देखने के लिए उसको, तो उनके एक्सपीरियंसेस से देखना पड़ेगा, उनके हिस्टोरिकल सोशियो कल्चरल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखना पड़ेगा जो कि उनके टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है? और नेक्स्ट अप्रोच है हमारे सामने कंटेक्सचुअल अप्रोच। ये छोटी सी अप्रोच है। यहां पर बात होती है कि हम लोगों को फोकस करना है कंटेक्स्ट पे, यानी कि हमें फोकस करना है सिचुएशंस पे, सर्कमस्टांसेस पे, और उस जमाने में परजिस्ट करते हुए इवेंट्स पे। तब जाके हमें हिडन और रियल मीनिंग समझ में आएगा। जबकि टेक्सचुअल अप्रोच वाले क्या बोलते थे कि सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करो, टेक्स्ट के अंदर ही पूरी की पूरी सच्चाई छुपी हुई है, यानी कि एटर्नल ट्रुथ वहां छुपा हुआ है। लेकिन कंटेक्चुअल अप्रोच क्या बोलती है, इसको देखते हैं। कंटेक्चुअल कंटेक्चुअल अप्रोच इस चीज को एग्जाम्प्लीफाई करती है कि कैसे हम हर्मेनेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं क्लासिक्स की इंटरप्रिटेशन के लिए। जो कंटेक्चुअल अप्रोच है वो डिस्टिंग्विश करी गई है बाय द टेक्सचुअल अप्रोच। ये थोड़ी सी अलग है टेक्सचुअल अप्रोच से, क्योंकि ये इस बात के ऊपर इंसिस्ट करती है कि हम लोग क्लासिक्स को रीड करें विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज प्रोड्यूस। के क्लासिक्स को रीड करो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हिडन विडन मीनिंग के ऊपर, बिटवीन द लाइंस के ऊपर इतना फोकस मत करो। आप बस एक बारी वो परिस्थितियां समझ लो जिस परिस्थितियों में उस पॉलिटिकल फिलोसफर या राइटर ने वो वाली चीज लिखी, आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये बोलते हैं कंटेक्चुअल अप्रोच वाले। ठीक है? दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले तो कोर फोकस जो रहता है कंटेक्चुअल अप्रोच का, वो इस बात के ऊपर रहता है कि उस जमाने के अंदर प्रिवेलिंग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस थी क्या, जब ये वाला टेक्स्ट लिखा गया, जब ये वाला अकाउंट या फिर वर्क लिखा गया पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ क्या, क्या किस बात के ऊपर हमें फोकस करना है, कोर फोकस क्या है हमारा, कि उस टाइम पर व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस वर सीन और इंटरप्रेटेड बाय पॉलिटिकल और सोशल थिंकर। क्या एग्जिस्ट कर रहे थे, ध्यान से समझना। पॉलिटिकल सॉरी सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे थे, और सोशल और पॉलिटिकल थिंकर्स ने उन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस को इंटरप्रेट कैसे करा। एग्जिस्ट कर रहे थे तो कर रहे थे, कभी कभार जैसे ऐसी चीजें होती ना, आप समझने की कोशिश करो एक बारी। कभी कभार अलंकृता चीजें ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब मान लो कि आपको गुस्सा आ जाए किसी पर्सन के ऊपर, तो आपने इसका मतलब एग्जिस्ट कुछ और कर रहा था और इंटरप्रेट किसी और वे में कर लिया ना। या फिर आशिमा ये भी हो सकता है जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा था वैसे ही आपने इंटरप्रेट करा। जैसे आप बोलते हो ना कभी कभार, बेटा मत दे एक्सप्लेनेशन, मुझे समझ में आ गया कि तेरी औकात है क्या, मुझे नहीं चाहिए तेरे से एक्सप्लेनेशन, इतना कुछ होने के बाद अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, होता ना। लेकिन कभी कभार अलंकृत आशमा ऐसा भी तो होता है कि चीजें किसी और वे में एग्जिस्ट करती हैं और हम उसको रूप कुछ और दे देते हैं, होता है कि नहीं होता बताओ, है ना? तो ये चीज है, उसकी कहानी की तरह है, ये कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने आपसे बोला था आप एक डेढ़ महीने रिलैक्स होकर उसको सुनो, कोई टेंशन नहीं है। तो वाई डिड दिस पर्टिकुलर थिंकर या फिर फिलोसफर ने ये चूज करा कि वो, और ये दूसरी बात मतलब जैसे एक तो हमें कि उन्होंने क्या सर्कमस्टांसेस देखे और क्या उन्होंने चूज करा कि वो इसके ऊपर लिखेंगे अपनी वर्क बुक अकाउंट की फॉर्म में उस प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के चलते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ध्यान से समझना, एक पर्सन है जिसको हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर, हॉब्स। हॉब्स ना
एक फिनोमेना की बात करता है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, स्टेट जो है ना, जो देश है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन है। हॉब्स ये वाली बात इसलिए करता है क्योंकि हॉब्स ने अपने जमाने के दौरान ना सिविल वॉर देखा था। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब आपकी कंट्री के अंदर ही बगावत हो जाती है दो कम्युनिटीज के बीच में। कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी को पूरी तरीके से वाइप आउट करना चाहती है और बी ए को पूरी तरीके से वाइप आउट करना चाहती है। सिविल वॉर होता है इंटरनल वॉर, एक तरीके से आपकी कंट्री के अंदर ही अंदरूनी युद्ध शुरू हो गया, इंटरनल वॉर शुरू हो गया है। इंग्लैंड में ये चीज हुई थी और हॉब्स इंग्लैंड से बिलोंग करता था, तो इंग्लैंड में ये सिविल वॉर चल रहा था उस टाइम पर। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात वो इसलिए करता है, वो क्योंकि परेशान हो गया, उसके दिमाग में क्या था, ये सिविल वॉर नहीं हुआ होता, विद इन द कंट्री लोग नहीं लड़ रहे होते, कम्युनिटीज नहीं लड़ रही होती, अगर हमारे देश के अंदर किंग या फिर क्वीन अगर एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते। कुछ ना कुछ इनकी पावर, इनकी क्षमताओं में दिक्कत रही है, तभी तो ये सिविल वॉर की अंदरूनी युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। ठीक है, इसलिए वो बात करता है। ऐसे ही यहां पर आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब वो सरकमस्टेंसेस के बेसिस पे बोल रहा है, ऐसे नहीं कि उसके मन के अंदर आया एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। तो यहां पर एक चीज बताना भूल गया, अगर हमें समझना है कि बाय हॉब्स विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कंटेक्स्ट पे। कितना भी हॉब्स के वर्क को, बुक को हम लोग पढ़ लें, बिटवीन द लाइंस, आउट ऑफ द लाइंस, उल्टा करके सीधा करके, हमें नहीं समझ में आएगा उसका इंटरनल मीनिंग। एटर्नल ट्रुथ, कंप्लीट ट्रुथ नहीं है इसके बारे में। हमें सिचुएशन, सरकमस्टांस जो इंग्लैंड में चल रही थी तब फोकस करना पड़ेगा। क्या समझ में आया हमें, उस टाइम पर इंग्लैंड के अंदर सिविल युद्ध, सिविल वॉर चल रहा था, इसलिए ये ऐसी बात करता है। फिर एक पर्सन था जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की इसलिए बात करता है जॉन लॉक क्योंकि उसने अपने टाइम पर, अगेन ये भी इंग्लैंड से था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा था, जो कि एक तरीके से ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। इतने ज्यादा लोग मरे थे, जान माल की हानि हुई थी, इतने ज्यादा जो फीमेल्स थी वो विडो हो गई थी, बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए थे, कि ये कहता है कि काश हमारे देश में एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अगर होती ना, तो इस प्रकार से ये चीजें हो ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, जॉन लॉक का ऐसा मानना था, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक कंप्लीट नेशनल लेवल पर एक लॉ बुक होती है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन, हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्न होती है। तो अगर ये एक प्रकार से पूरी तरीके से गाइडेंस का काम करती ना, अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता, तो ये परिस्थिति पैदा होती ही नहीं इस प्रकार से रेवोल्यूशन की। ऐसी एक पर्सन था, फ्रांस के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, इसका नाम था जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो। द प्रोनाउंसिएशन इज, स्पेलिंग सबसे पहले तो है इसकी ROUSSEAU स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन इज रूसो, जीन जैकस रूसो। ये बात करता है पॉपुलर सॉवरेनिटी की अगेन, क्योंकि इसने अपने टाइम पर बड़ी सारी मूवमेंट्स इमर्ज होती हुई देखी थी फ्रांस के अंदर। तो ये कहता था ये मूवमेंट्स नहीं होती, ये तख्ता पलट की मूवमेंट्स नहीं आई होती, अगर एक पॉपुलर सॉवरेनिटी हमारे देश में होती। पॉपुलर सोवेरेनिटी का मतलब क्या है, कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। जैसे हमारे देश में पॉपुलर सोवेरेनिटी का कंसेप्ट फॉलो होता है कि सरकार जो है वो चुनकर आए पॉपुलैरिटी से। पॉपुलैरिटी का यहाँ पर क्या मतलब होता है, बाय द वोट ऑफ द सिटीजन, की जनता चुने थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, ये चीज़ है। तो यह देख रहे हो, तो जीन जैकस रूसो कंसेप्ट दे रहा है पॉपुलर सोवेरेनिटी का। ठीक है, जॉन लॉक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, और हॉब्स एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी का। ये याद रखना, ये एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी अलग चीज़ है कि स्टेट के पास पूरी पावर होनी चाहिए, और ये पॉपुलर सोवेरेनिटी है कि रियल पावर एग्जिस्ट इन द हैंड्स ऑफ जनता। हमारे देश में कौन सुप्रीम है, किसका रूल है हमारे देश में? citizens, सिटीजन्स का। ठीक है, और सुप्रीम लॉ वो कौन सी है, बुक कौन सी है? constitution, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सो कंक्लूड कर रहा हूं मैं कंटेक्चुअल अप्रोच को। कंटेक्चुअल अप्रोच इस बात के ऊपर बेस्ड है, इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि जो कंटेक्स्ट हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स के वर्क में और अकाउंट में, जो डिटरमाइन करता है इनका पर्पस और इनका ऑब्जेक्टिव, कि इन्होंने लिखा क्यों। इन्होंने लिखा इसलिए, कंटेक्चुअल अप्रोच वाले ये मानते हैं, क्योंकि ये अपने टाइम पर जो कि कंटेक्स्ट और जो सिचुएशन कह लो, इवेंट्स कह लो, सर्कमस्टांसेस कह लो, जो एग्जिस्ट कर रहे थे, ये उनसे दुखी आ चुके थे, त्रस्त आ चुके थे। तो एक प्रकार से जो इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो भी आइडिया सजेस्ट करा है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट,
फलाना कुछ भी, तो वो एक प्रकार से इनका सॉल्यूशन है उस ज़माने के हिसाब से, इनके कंट्री के हिसाब से जो कि परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों ने जो समस्याएँ पैदा करी थी, जो प्रॉब्लम्स पैदा करी थी, उनको टैकल करने के लिए ये इनका सॉल्यूशन था। अब बेटर कौन-सी होती है? कौन-सी अप्रोच अच्छी है? क्या टेक्सचुअल अप्रोच ज़्यादा अच्छी है या कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच ज़्यादा अच्छी है? ये वाली बात हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।